थर्ड पार्ट है 3/2x प्लस 5/3y इक्वल टू 7 एंड दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ऐसे ही a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे 7 को इस तरफ लिखना पड़ेगा, ये बन जाएगा -7, 14 को इस तरफ लिख के ये बन जाएगा -14। 3/2x प्लस 5/3y, 7 इस तरफ आके बन जाएगा -7 इक्वल टू बन जाएगा 0। ऐसे दूसरी इक्वेशन कन्वर्ट होके बन जाएगी 10y, 14 इधर आगे बन जाएगा -14 इक्वल टू 0। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो x का कोफिशिएंट होता है वो कहलाता है a1 पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कहलाता है a2। तो मैं लिख लेता हूं, a1 की वैल्यू है मेरी 3/2, a2 की वैल्यू क्या होगी, दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9, b1 पहली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 5/3, दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कहलाता है b2 जो है -10, ऐसे ही c1 पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -7, दूसरी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म -14। कंपेयर कर लेते हैं रेशियो को, a1/a2 क्या बन जाएगा, a1 की वैल्यू है 3/2 अपॉन a2 की वैल्यू है 9। अगेन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो ये क्या होता है, अपॉन 1 जो है वो 1 ऊपर चले जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 9/1 है तो ये पलट के मल्टीप्लाई 1/9 बन जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 जा 9, 3 से ये 3 टाइम्स कटेगा तो 1/3 ये बन जाएगा। ये कुछ ऐसा हो रहा है, इससे ये 9 कटा 3 टाइम्स। ठीक है, तो होगा क्या, 1/3 ये है, 3 2 जा 6 यानी बन जाएगा 1/6। ऐसे ही हम क्या करेंगे, b1/b2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा, b1 की वैल्यू है 5/3 अपॉन b2 की वैल्यू -10। 10 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या है, स्लैश करके मैं लिख सकता हूं 1। तो कंडीशन क्या होती है ऐसी सिचुएशन पे, 5/3 ऊपर वाला फ्रैक्शन नीचे वाले टर्म को फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके रिवर्स कर देते हैं। ये बन जाएगा आपका -1/10। 1 नीचे था ऐसा कुछ, थोड़ी देर माइनस को साइड रख देते हैं। तो 5 2 जा 10, तो ऊपर सिर्फ बचा क्या, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, तो ऊपर सिर्फ 1 1 बचा, तो ऊपर आएगा 1, माइनस का था तो -1, ये 3, ये कितना बन गया था, ये बन गया था आपका 5 2 टाइम्स, तो अगेन 3 2 जा 6। तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं हमको, नहीं, क्योंकि साइन अलग है। ठीक है, अब हम c1/c2 को भी कंपेयर कर लेते हैं। उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया। c1/c2 ये कंडीशन कौन सी होती है, जिसमें a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। ये कंडीशन होती है आपकी जब जो लीनियर इक्वेशन होती है वो दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, ऐसे ही होता है c1/c2, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ किस में होती है, इंटरसेक्टिंग वाले सॉल्यूशन में होती है, किसी और में होती नहीं है। तो मुझे तीसरे पार्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं हुए तो और कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसी को देख के मैं क्या कह सकता हूं, आप चाहो तो इसको भी निकाल सकते हो, ये भी इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसी को देख के मैं ये कह सकता हूं, जैसे यहां पे ये कंडीशन है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ऐसी कंडीशन और कहीं होती नहीं है। तो अगर ये कंडीशन मिल गई मुझे तो इसका मतलब ये कंडीशन थी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे, 1 सॉल्यूशन। जब भी सॉल्यूशन होता है
तो वो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या बनेगा, देयरफॉर मैं कह सकता हूं देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, या फिर इक्वेशन, देयरफॉर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी। इनकंसिस्टेंट सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, वो होती है पैरेलल वाली सिचुएशन। पैरेलल वाली सिचुएशन में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। फोर्थ पार्ट है 5x - 3y इक्वल टू 11। ऐसा ही सेकेंड जो इक्वेशन है -10x + 6y इक्वल टू -22। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। Equations can be rewritten as तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो ये जो कांस्टेंट वाले टर्म है ये लेफ्ट साइड में होंगे। तो पहली वाली इक्वेशन बनेगी 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0। अगेन दूसरी इक्वेशन बनेगी 10x - 10x + 6y -22 है तो इस तरफ आगे +22 इक्वल टू 0। तो कंपेयर कर लेते हैं। हमारा a1 कितना है, a1 है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 5, a2 है हमारा a2 - 10। ऐसे ही b1 है हमारा y का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में -3, b2 + 6, c1 हो जाएगा मेरा -11 और c2 हो जाएगा मेरा 22। तो कंपेयर कर लेते हैं रेशियो को। a1/a2, a1/a2 कितना आएगा, a1 की वैल्यू है 5, a2 की वैल्यू है -10। सॉल्व करेंगे 5 2 जा 10 यानी बन जाएगा 1/-2। ऐसे ही b1/b2 इक्वल टू हो जाएगा b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6। सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6 तो बन जाएगा -1/2। ये दोनों सेम ही चीज है, माइनस ऊपर नीचे सेम रिजल्ट होता है। अगेन c1/c2 रिजल्ट बनेगा मेरा -11/22। तो 11 2 जा 22 तो ये अगेन बनेगा -1/2। तो क्या पता चल रहा है मुझे, सब -1/2 -1/2 -1/2। ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें सॉल्यूशन क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो मैं क्या कह दूंगा इससे, मैं कहूंगा thus -1/2 इज इक्वल टू, यहां से ये -1/2 किसके इक्वल है, -1/2 के, अगेन -1/2 के। तो ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है a1/a2 जब इक्वल हो b1/b2 के और c1/c2 के। अगर ऐसा है तो क्या कहा जा सकता है, हेंस जो पेयर हैं, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट। इक्वेशन इज क्यों होंगे कंसिस्टेंट, जब भी सॉल्यूशन होते हैं चाहे 1 हो चाहे 1 से ज्यादा हो तो हमेशा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। पैरेलल के केस में क्योंकि नो सॉल्यूशन वाला केस है इसलिए इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होंगी वो। ठीक है, तो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पार्ट है फिफ्थ पार्ट है 4/3x + 2y - 8 इक्वल टू 0, 2x + 3y - 12 इक्वल टू 0। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन,
तो हम सीधे सीधे रेशियो निकाल लेते हैं। ये A1 कहलाएगा पहली वाली इक्वेशन में, दूसरी वाली इक्वेशन में A2, B1, B2, C1, C2। तो रेशियो क्या हो जाएंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू होगा 4/3, किसकी वैल्यू है, A1 की, A2 की वैल्यू है 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई में 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, जो रिवर्स होके बन जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे, 2 2 जा 4, यानी ये बनेगा 2/3। आंसर आया 2/3। ऐसे ही B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, B1 है हमारा 2 और B2 की वैल्यू है 3। ऐसे ही C1 अपॉन C2, C1 है -8, C2 है -12। माइनस से माइनस कटेगा और 8 से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2/3। 2/3 किसकी वैल्यू आई थी, A1 अपॉन A2 की, ठीक है। ऐसे B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 2/3 है, C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी 2/3 है। ये वही केस हो गया जो फोर्थ वाले पार्ट में था, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस केस में जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, कंसिस्टेंट। तो सेम इसमें भी आंसर सेम रहेगा। thus 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3, यानी तीनों रेशियो क्या है, आपस में इक्वल है। ये कौन सा केस है, ये है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं, hence the pair of linear equation क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, इज कंसिस्टेंट। उम्मीद करता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।